ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक निडर रिपोर्टर जो सरकार के सबसे बड़े राज खोल रहा है ना? बिल्कुल। हम सब यही मानते हैं कि प्रेस का आजाद होने का मतलब है सरकार के कंट्रोल से आजाद होना। पर आज हमारे पास एक निबंध के कुछ हिस्से हैं जो इस पूरी धारणा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। बिल्कुल। ये निबंध हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली कंट्रोल सरकार के हाथ में है भी, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ अदृश्य धागे। हाँ, कुछ अदृश्य धागे जो तय करते हैं कि हम तक कौन सी खबर पहुंचेगी और किस तरह पहुंचेगी। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम एक जासूस की तरह उन अदृश्य धागों को खोजने की कोशिश करेंगे जो असल में प्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। चलिए। तो शुरुआत सबसे बेसिक बात से करते हैं। जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश प्रेस, जिसके बारे में ये निबंध लिखा गया है, वो आजाद है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि सरकार उन्हें ये नहीं बताती कि क्या छापना है और क्या नहीं। हाँ, कोई सीधा सेंसरशिप नहीं है। सही। और कागज पर तो ये आजादी कमाल की दिखती है। प्रेस को पूरी छूट है कि वो सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा दे, बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश करे, और यहाँ तक कि जनता को सरकार के खिलाफ भड़का भी दे। एक तरह से ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत पहरेदार लगता है ना? लगता तो है, लेकिन लेखक का कहना है कि यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उनका तर्क है कि आजादी मतलब काफी हद तक सिर्फ एक भ्रम है, एक छलावा। वो कहते हैं कि असली सेंसरशिप सरकारी दफ्तरों से नहीं बल्कि कहीं और से आती है, एक अनौपचारिक सेंसरशिप जो कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब नियंत्रण के ऐसे तरीके हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। तो फिर ये अनौपचारिक सेंसरशिप आखिर है क्या? कौन है वो लोग जो ये अदृश्य धागे खींच रहे हैं? स्रोत दो मुख्य खिलाड़ियों की तरफ इशारा करता है, और पहला है पैसा, विज्ञापनदाता। हाँ, विज्ञापनदाता। और यहीं से खेल दिलचस्प होना शुरू होता है। स्रोत के मुताबिक एक बड़े अखबार की पॉलिसी दो चीजों से तय होती है। पहला, जैसा आपने कहा, विज्ञापन देने वालों का हित, क्योंकि अखबार चलाने का ज्यादातर पैसा तो वहीं से आता है। बिल्कुल। अखबार सिर्फ पाठकों पर नहीं बल्कि विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर बुरी तरह निर्भर है। ये तो एक अजीब सी स्थिति है। मतलब अखबार को अपनी बिक्री बढ़ानी होती है ताकि वो विज्ञापनदाताओं को ऊंचे रेट्स चार्ज कर सकें, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि अगर वो विज्ञापन से होने वाली कमाई से ज्यादा कॉपी बेच दें तो उन्हें नुकसान हो सकता है। हाँ, ये एक लगातार अनिश्चित संतुलन है, जैसा कि स्रोत में कहा गया है। ये कैसा गणित है? असल में एक अखबार को छापने और बांटने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, अक्सर उसकी कीमत से भी ज्यादा। वो घाटा विज्ञापन से पूरा होता है। अच्छा। तो अगर बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई और विज्ञापन उतने नहीं बढ़े तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। तो इसका मतलब वो विज्ञापनदाताओं को नाराज करने का जोखिम उठा ही नहीं सकते, वो एक तरह से उनके बंधक बन जाते हैं। बिल्कुल। और स्रोत यही तर्क दे रहा है। वो एक साफ उदाहरण देते हैं। मान लीजिए सरकार किसी ब्रांडेड चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून लाने का प्रस्ताव रखती है। ठीक है। तो जिन अखबारों में उस ब्रांड के विज्ञापन छपते हैं वो उस कानून का जोर शोर से विरोध करेंगे। वाह, मतलब एक अदृश्य दीवार है जिसे कोई भी बड़ा अखबार पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है ना? नहीं। स्रोत का कहना है कि एक और ताकत है जो शायद इससे भी ज्यादा व्यक्तिगत और खतरनाक है। हाँ, दूसरा नियंत्रक है प्रोप्राइटर, यानी अखबार का मालिक। अच्छा। तो अखबार की नीतियां काफी हद तक मालिक की अपनी पसंद नापसंद, उसकी नाराजगी और उसके राजनीतिक सपनों से तय होती हैं। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये पावर और प्रभाव का खेल है। हाँ। स्रोत में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। एक बड़ा अखबार मालिक किसी मंत्री के खिलाफ सिर्फ इसलिए एक जहरीला अभियान छेड़ सकता है क्योंकि उस मंत्री ने उसकी किसी महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया। और हम जैसे आम पाठकों को हमें तो भनक तक नहीं लगती कि इस हमले के पीछे की असली वजह क्या है। हमें लगता है कि अरे इतने सारे अलग अलग अखबार एक ही बात कह रहे हैं, जरूर इस मंत्री में ही कोई खोट होगी। सही। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि पर्दे के पीछे कोई एक ही शातिर दिमाग है जो अपने एजेंडे के हिसाब से उसे हाँक रहा है। तो ये तो हो गई वजह कि कंट्रोल क्यों किया जाता है, पैसा और पावर। पर अब सवाल यह है कि ये कंट्रोल असल में काम कैसे करता है? मतलब जमीनी स्तर पर सच को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है? लेखक का कहना है कि ये पूरा सिस्टम जनता के बारे में दो बहुत ही निराशाजनक धारणाओं पर टिका है। अच्छा, वो क्या है? पहली कि आम लोगों में सच
और झूठ के बीच फर्क करने की अक्ल नहीं होती। क्या? और दूसरी कि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात झूठी है जब तक कि वो रोमांचक या सनसनीखेज हो। क्या सच में? मतलब प्रेस ये मानकर चलती है कि हम सच नहीं बल्कि मसाला चाहते हैं। शायद। और इसी आधार पर लेखक ने अपने निजी अनुभवों से सच को बिगाड़ने के कुछ तरीके बताए हैं। पहला तरीका है गार्बलिंग। बातों को बिगाड़ देना। हाँ, लेखक इसका एक बहुत सटीक उदाहरण देती हैं। उनके एक नाटक के मंचन के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे उनके भविष्य के प्लान्स के बारे में पूछा। ठीक है। उन्होंने एक लंबा और साफ जवाब दिया कि अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर नाटक लिखने का कोई अच्छा मौका आया, जैसे कैंटरबरी फेस्टिवल से दोबारा कोई कमीशन मिला, तो वो जरूर लिखेंगी। एकदम सीधा और ईमानदार जवाब। लेकिन अखबार ने इसे कैसे छापा? अखबार ने लिखा, मिस सेयर्स ने कहा कि वो कमीशन पर लिखने के अलावा और कोई नाटक नहीं लिखेंगी। अरे, मतलब पूरी बात ही पलट दी। जो एक संभावना थी उसे एक शर्त बना दिया। ये एक बहुत ही महीन लेकिन शक्तिशाली हेरफेर है। शब्दों को बस थोड़ा सा घुमाया और बयान का पूरा मतलब ही बदल गया। ये तो कुछ भी नहीं है। अगला तरीका तो और भी कमाल का है, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग। हाँ, लेखक के फ्लैट में हुई एक चोरी की घटना का जिक्र है। एक अखबार ने खबर छापी और खबर में एक भी बात सही नहीं थी सिवाय इसके कि चोरी हुई थी। एक भी बात नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि गलतियां क्यों की गईं। घटना 3 दिन पुरानी थी, लेकिन अखबार ने उसे कल रात का बताकर छापा ताकि खबर ताजा लगे। अच्छा, ये तो चालाकी है। चोरी असल में उनके लंदन के फ्लैट में हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में ऑक्सफोर्ड का जिक्र डाला गया। लेकिन सबसे बड़ी हेराफेरी चोरी की जगह को लेकर थी। जगह ही बदल दी? क्यों? क्योंकि उनका फ्लैट बकिंगम पैलेस के पास था, तो रिपोर्टर ने लिख दिया कि चोरी बकिंगम पैलेस के पास हुई। सिर्फ इसलिए ताकि खबर को ज्यादा स्नॉब वैल्यू दी जा सके, उसे शाही परिवार से जोड़ा जा सके। बिल्कुल, मतलब कहानी को ज्यादा ग्लैमरस बनाने के लिए तथ्यों की बलि चढ़ा दी गई। ये तो अविश्वसनीय है। सच की कोई कीमत ही नहीं है, बस कहानी बिकनी चाहिए। और इसके बाद आता है तीसरा तरीका, जो मेरा पसंदीदा है, जानबूझकर चमत्कार गढ़ना। ये तो शुद्ध अतिशयोक्ति है। हाँ। लेखक ने एक सार्वजनिक भाषण का किस्सा सुनाया है। उन्होंने करीब 1.25 घंटे में 8000 शब्दों का भाषण दिया था। लेकिन एक रिपोर्टर ने क्या लिखा? कि उन्होंने 1.25 घंटे में 20,000 शब्दों का भाषण दिया। क्या 20,000 शब्द? ये तो शारीरिक रूप से असंभव है। कोई इतनी तेजी से बोल ही नहीं सकता। शायद यही सोचा होगा, और यही तो इस निबंध का सार है। एक चमत्कार बना दो, एक ऐसी कहानी जो लोगों को हैरान कर दे। जब तक कहानी रोमांचक है, सच की परवाह कौन करता है? ठीक है, मान लीजिए कि किसी ने ये सब गलतियां पकड़ ली और उसने अखबार को एक खत लिखा कि भाई साहब, आपने ये क्या बकवास छापी है। तब क्या होता है? हाँ, तो यहीं पर चौथा तरीका सामने आता है, विरोध को दबाना। अच्छा। अगर आप इन गलतियों पर विरोध जताते हैं, तो आपके खत के साथ 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, उसे बस नजरअंदाज कर दिया जाएगा, कूड़ेदान में। हाँ। दूसरा, उसे छापा तो जाएगा, लेकिन काट छांट कर आपके सबसे मजबूत तर्कों को हटा दिया जाएगा ताकि आपका विरोध कमजोर लगे। और तीसरा, मुझे लग रहा है वो सबसे शातिर तरीका होगा। बिल्कुल, तीसरा तरीका है कि आपके खत के नीचे एक छोटी सी संपादकीय टिप्पणी जोड़ दी जाएगी। वो टिप्पणी कुछ ऐसी होगी, हम अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं, या मिस सेयर्स को शायद याद नहीं है। हाँ, इससे होता यह है कि अखबार अपनी बात ऊपर रख लेता है और आपको ही झूठा या गलत साबित कर देता है। उनके पास हमेशा आखिरी शब्द होता है। तो इस सब का समाज पर क्या असर पड़ता है? जब सच को इस तरह से रोज तोड़ा मरोया जाता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नतीजा है समाज में बढ़ता हुआ अविश्वास और निंदक भाव। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, लेखक, कलाकार, राजनेता, वो एक तरह के भद्र ब्लैकमेल के साये में जीते हैं। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने प्रेस को नाराज किया तो उनकी खैर नहीं। सही। मतलब उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उनकी किताबों या फिल्मों की खराब समीक्षा की जा सकती है, या गॉसिप कॉलम में उनके बारे में उल जलूल बातें छापी जा सकती हैं। ये कोई खुली धमकी नहीं है, पर एक अनदेखा दबाव तो है। और हम जैसे आम पाठकों का क्या? हम तो और भी ज्यादा लाचार हैं। हमारे पास तो तथ्यों को जांचने का कोई आसान तरीका भी नहीं है। यही सबसे जरूरी सवाल है। अगर एक छोटी सी चोरी की खबर सही से रिपोर्ट नहीं हो सकती, तो हम युद्ध, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसी बड़ी खबरों पर कैसे भरोसा कर लें? पाठक के पास क्या चारा है?
वो गुस्से में खत लिख सकता है जिसे कोई नहीं पढ़ेगा। वो एक अखबार छोड़कर दूसरा खरीदना शुरू कर सकता है, पर क्या गारंटी है कि दूसरा अखबार बेहतर होगा? लोकतंत्र में हमारी राय बनाने वाले इन अंगों पर हमारा यानी जनता का कोई कंट्रोल नहीं है। ये वाकई एक डरावनी तस्वीर है। हाँ, जैसा कि स्रोत कहता है, जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो एक नारा लगाया जाता है, लोगों को तथ्य जानने दो। ये बड़ा पवित्र नारा लगता है, लेकिन विडंबना देखिए। जिन माध्यमों से हम तक तथ्य पहुंचने चाहिए वो खुद ही पक्षपाती हो सकते हैं और उन तथ्यों को अपनी मर्जी से पेश कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, प्रेस की स्वतंत्रता एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। सरकार से आज़ादी मिलना शायद कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है। असली कंट्रोल तो विज्ञापनदाताओं और मालिकों के हाथ में है, जो सच को अपने फायदे के हिसाब से कोई भी शक्ल दे सकते हैं। ये स्रोत हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम स्वतंत्र प्रेस की बात करते हैं तो हमारे जहन में उसकी क्या तस्वीर होनी चाहिए, और ये कि वो प्रेस आखिर किसकी सेवा कर रहा है, जनता की या अपने मालिकों की। बिल्कुल। और जाते जाते ये निबंध हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसमें एक जगह लिखा है, हर देश को वैसी ही प्रेस मिलती है जिसके वो लायक है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, अगर प्रेस सनसनीखेज खबरें इसलिए परोसती है क्योंकि हम पाठक उसे चाव से पढ़ते हैं, तो इस पूरी समस्या में हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। क्या रोमांचक और मसालेदार खबरों की हमारी भूख ही उस समस्या को जन्म दे रही है जिसका जिक्र ये निबंध करता है? अगर हम पाठक सच से ज्यादा सनसनी को तरजीह देंगे, तो क्या हम खुद ही एक ऐसी प्रेस का निर्माण नहीं कर रहे हैं जो भरोसे के लायक नहीं है?